अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। दुनिया में कोरोना के मरीजों की तादाद 25 लाख हो गई है और ये वबा 1,70,000 से ज्यादा अफराद की जान ले चुकी है। WHO के सरबराह ने खबरदार कर दिया है कि अभी तक कोरोना वायरस की वबा का बुरा वक्त नहीं आया है। बुरा वक्त अभी आना है। ये एक ऐसा वायरस है जिसे बहुत से लोग अभी तक समझ नहीं सके हैं, यानी सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 10,000 के करीब पहुंच चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में कोरोना के इब्तिदाई 2000 केसेस 36 दिन में सामने आए थे, जबकि आखिरी 2000 केसेस सिर्फ 5 दिन में रिपोर्ट हुए हैं। यानी पाकिस्तान में औसतन 400 केसेस रोजाना सामने आ रहे हैं। हुकूमती इदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 5,347 टेस्ट किए गए, जिसमें से 796 नए केसेस की तस्दीक हुई है, जो कि एक दिन में सामने आने वाले अब तक के सबसे ज्यादा केसेस हैं। इससे पहले 6 अप्रैल को 577 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि 24 घंटे के दौरान मजीद 16 अफराद की मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 201 हो गई है। और उनमें से सबसे ज्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में है, जहां 74 अफराद वायरस से मर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई अमवात से मुतालिक सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम से हम पूछेंगे, क्योंकि बाकी सूबों में जो शरह अमवात है उससे कहीं ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में है। 2% का पाकिस्तान का एवरेज है, 5% की शरह अमवात खैबर पख्तूनख्वा में है। क्या वजह है कि वहाँ बाकी सूबों से ज्यादा है? मगर उससे पहले आपको बताएं कि कोरोना वायरस से अब अहम शख्सियात भी मुतासिर होने लगी हैं। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। उससे पहले सूबाई वजीर सईद गनी का टेस्ट मस्बत आया था, उनमें कोई अलामात नहीं आई थी, मगर फैसल ईदी में पहले अलामात आई, उसके बाद उनका टेस्ट मस्बत आया। मगर अहम बात यह है कि फैसल ईदी ने 15 अप्रैल को वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और एक दिन बाद उनमें अलामात आना शुरू हो गई। तकरीबन 1 करोड़ रुपए का उन्होंने रिलीफ फंड में चेक दिया था और कोरोना वायरस की अलामात वज़ीर आज़म से मुलाकात के अगले दिन आना शुरू हुई। यानी जिस वक्त वो वज़ीर आज़म से मिले, मुमकिन तौर पर उस वक्त उनमें वायरस हो सकता है। इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कोरोना वायरस का टेस्ट कराने का फैसला किया है और ज़राए के मुताबिक टेस्ट के लिए उनका सैंपल भी ले लिया गया है। इस हवाले से कोरोना वायरस के लिए वज़ीर आज़म के कोरोना वायरस के लिए फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि वज़ीर आज़म कोरोना का टेस्ट कराएंगे। आज वज़ीर आज़म ने इस हवाले से मीटिंग्स भी की, फिर मीडिया ब्रीफिंग भी की, जिसी में डॉक्टर फैसल ने बात की। हमने सुना कि आपकी मुलाकात चंद दिन पहले एक साहब से हुई जिनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया, तो बतौर ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म और बतौर ज़िम्मेदार शहरी मुझे ये जान के खुशी है कि हमारी एडवाइस और आपकी रजामंदी इसमें शामिल है कि आप अपना टेस्ट करवाएंगे। हम दुआ गो हैं कि वज़ीर आज़म का टेस्ट भी मनफी आए, वज़ीर आज़म सेहतियाब भी रहें और इस वक्त में, ऐसे वक्त में वज़ीर आज़म की बिल्कुल जो सेहत है वो और ज़्यादा अहम है, हर वक्त में अहम होती है। ऐसे वक्त में जिसमें कोरोना वायरस से इस वक्त कौम मुतासिर हो रही है, और ज़्यादा अहम है। और अगर ऐसे वक्त में उन्हें किसी भी तरीके से आइसोलेशन में जाना पड़े या दूसरे मामलात हों तो उन्हें मुल्क के लिए अच्छा है। इसलिए हम दुआ गो हैं कि वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर सेहतियाब रहे, उनका टेस्ट मनफी आए। हमारे साथ ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी मौजूद हैं। वो वज़ीर आज़म हाउस गए, क्या हुआ, ये सारे मामलात हम उनसे पूछेंगे, किस किस से वो मिले थे, ताकि इस बात का भी अंदाज़ा हो कि जिससे वो मिले उन सबके टेस्ट हों। बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मगर सबसे पहले ये बताइएगा, आपकी इस वक्त तबीयत कैसी है? आपको खबर आई कि पहले अलामात महसूस हो रही थी, अब नहीं हो रही। इस वक्त आपकी कैसी तबीयत है, अलामात हैं या नहीं? नहीं, सिम्टम्स मुझे हुए थे थर्सडे की रात को शुरू हुए। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन जो है ना, मुझे बुखार और सर दर्द था और जो है जिस्म में दर्द था और दस्त भी आए थे। तो ये सिम्टम्स जो हैं वो जाहिर हुए थे। अब ये वज़ीर आज़म से मिलने के एक दिन बाद है, तो उसके बाद आपने क्या किया जब ये सिम्टम्स आए? मैंने तो जुमेरात से ही मुझे अंदाजा हो गया था कि कोई कोरोना की जो है वो मुझे शायद अटैक हो गया, तो मैंने आइसोलेशन जुमेरात से ही अपने आप को कर लिया था। तो आज मुझे महल से 5वां दिन या 6ठा दिन, 5वां दिन है आइसोलेशन में। तो जुमेरात को अलामात आई, तो आपने टेस्ट कब कराया अपना? टेस्ट के लिए क्या कहते हैं, संडे को जो है वो हम गए थे अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जो कि हमारे बिल्कुल करीब वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो उन्होंने कहा संडे को हम नहीं करते, मंडे को आ जाना। 3 बजे का टाइम दे दिया और 3 बजे उन्होंने फिर सैंपल लिया और आज सुबह 8 बजे हमें फ़ोन करके कहा कि आप पॉजिटिव हैं। तो जब आप पॉजिटिव हैं उसके बाद क्या आपको कहा गया कि आप घर में बिल्कुल अलग थलग रहें? फिर जो जिन लोगों से आप मिले थे क्या उनको ट्रेस किया गया? आपके घर वाले, उन सब का टेस्ट हुआ? फिर क्या सूरत हाल हुई?
हाँ, बिल्कुल उन्होंने हिदायत जारी की और फिर यहाँ के डीसी को इन्फॉर्म किया, हमारे टेलीफ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिए, एड्रेसेस लिए और जो है वो मुझे कहा कि आप आइसोलेशन में रहें, फिर आपको टीम आएगी, वो आपको एनालिसिस करेगी, फिर जो है वो आपकी हिस्ट्री वगैरह लेगी, इसके बाद फैसला करेगी क्या करना है। तो फिर बाद में यहाँ के एनआईएच है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वहाँ वहाँ के 3 डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने मेरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन भी ली और कॉन्टैक्ट्स भी लिए, फैमिली मेंबर्स के नाम लिए सब और जो है वो मेरे साथ जो मेरा बेटा है साद उसका भी सैंपल लेके गए और 2-3 और लोग मेरे साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं कराची से क्योंकि मैं बाय रोड आया था गाड़ी चलाते हुए तो वो मेरे साथ थे, तो उनका भी सैंपल उन्होंने जो है वो लिया है और मुझे कहा है कि आप सेल्फ आइसोलेशन में रहें, 7 दिन के बाद आपका जो है वो टेस्ट करेंगे दोबारा से। और आपके कांटेक्ट में यानी जितने भी लोग आए थे उनको ट्रेस किया जा रहा है, इसके अलावा उनके टेस्ट भी किए गए हैं और उन्हें भी आइसोलेशन में ही रखा गया कि वो भी अलग लग रहे हैं उस वक्त तक? हाँ, उनको कहा गया है कि आइसोलेशन में रहें, मेरी फैमिली मेरे बच्चों को भी कहा है कि आइसोलेशन में रहें और कोई भी सिम्पटम चूँकि मेरे फैमिली से मुझे घर वालों से मतलब 2 मेरी बेटियाँ और 1 बेटा छोटा है, मेरी वाइफ़ है उनसे अलग हुए तकरीबन 9 दिन हो गए ना, तो 9 या 10 दिन हो गए, तो उनमें कोई अभी तक सिम्पटम ज़ाहिर नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने कहा है कि 3-4 दिन और हैं, 4-5 दिन और हैं, तो उनको कहें कि एहतियात के साथ रहें और किसी भी किस्म के सिम्पटम्स अगर डेवलप हो जाएँ तो बताइएगा। अच्छा, आपकी सेहत के लिए, आपके घर वालों की सेहत के लिए दुआ गो हैं, जिनके साथ आप कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी दुआ गो हैं। ये बताइएगा, आपने कहा जुमेरात को आपको अलामात आई, उससे एक दिन पहले आप वज़ीर आज़म से मिले, तो मुमकिना तौर पर जिस दिन आप वज़ीर आज़म से मिले हैं उस वक्त आप में अलामात हों, आप वज़ीर आज़म हाउस गए, किस किस से मिले, क्या हुआ? हाँ, जुमेरात को जब मुझे अलामात आई हैं, इससे 1 दिन पहले बुध वाले दिन मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात है और मैं 2 दफ़ा जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस गया था। पहले सुबह 12 बजे टाइम तय था, फिर वो कैंसल हुआ, फिर इसके बाद शाम 5 बजे तय हुआ। तो 5 बजे भी गया था और इमरान खान साहब से मेरी जो मुलाकात हुई है 5-6 मिनट तक मैं इनके ऑफ़िस 6-7 मिनट तक ऑफ़िस में था। फिर जो है वो 1 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट हमारी बात हुई होगी मैक्स। मतलब यानी वज़ीर आज़म तो अपना टेस्ट करा रहे हैं, वज़ीर आज़म हाउस में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका टेस्ट होना चाहिए ट्रेस करके, जिनके आप करीब गए हैं, आपकी मुलाकात हुई है जिनसे? जी, जी, लेकिन मैंने किसी से हाथ नहीं मिलाया ना, वहाँ पे मैंने चाय वगैरह पानी कुछ भी नहीं पिया ना। तो सिर्फ़ सोफ़े पे बैठा था, कुर्सी पे बैठा था और दरवाज़े भी उन्होंने ही खोले थे। तो बस अब डिसइन्फेक्ट करना तो ज़रूरी है और एहतियात कर लें क्योंकि फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर कोई नुकसान होगा या उनके स्टाफ को कोई नुकसान होगा तो अच्छी चीज़ नहीं है। यार अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको सेहत दे और सबके टेस्ट भी मनफी आए, मगर मुझे साथ में भी बता दीजिएगा कि अवाम क्योंकि डरे हुए बड़े हैं, वो टेस्ट कराने नहीं जाते। आपकी एक ऐसी एग्जाम्पल है और ज़ाहिर ईदी को फाउंडेशन को वैसे भी लोग फॉलो करते हैं, अपने फ़ंड देते हैं, आप अपने तजर्बे के तौर पर ज़रूर आवाम को बताइए कि उन्हें जाना चाहिए अस्पताल, टेस्ट कराना चाहिए अगर उनमें अलामात हो, बजाय इसके कि वो डर के बैठे रहें। ये बीमारी है क्योंकि इस वक्त आप इस वायरस का शिकार हैं, ज़रा डिस्क्राइब कीजिए उनके लिए। ये इसमें घबराने वाली बात नहीं है, टेस्ट कराना चाहिए ताकि हम किसी को नुकसान ना पहुंचा सके और जैसे कि मुझे शक हो गया था, मेरे में जो है वो अलामात आ गई हैं, तो मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया बिल्कुल ही और टेस्ट कराने का जो है वो मौके की तलाश में रहा और जैसे ही मुझे मौका मिला मैं टेस्ट कराने गया और मेरा टेस्ट पॉजिटिव भी आ गया, तो इसमें घबराने की बात नहीं है और अगर आप सेल्फ आइसोलेशन कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट इसमें सेल्फ आइसोलेशन ही है। और जो मरीज पॉजिटिव हैं उनके लिए भी घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल इसमें 95% लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और मैंने तो सुना है कि 70-80% लोग जो हैं वो पॉजिटिव होके नेगेटिव हो जाते हैं, उनको सिम्टम्स ही ज़ाहिर नहीं होते, वो पता भी नहीं चलता। सिर्फ 15-20-25% जो हैं उनमें सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं। ये फिगर्स ऊपर नीचे चलती हैं परसेंटेज जो है इलाके वाइज, एरिया वाइज, बाकी कम्युनिटी वाइज भी। बाकी जो है वो घबराने की कोई बात नहीं है और मैं बिल्कुल काम कर रहा हूँ, मेरे पास फ़ोन पड़ा हुआ है, मुस्तकिल राब्ते में हूँ और हर चीज़ जो है वो मैं इनको गाइड कर रहा हूँ और मेरे लोगों में, पूरे मुल्क में, बल्कि इंग्लैंड से हमारे कारकुनों का फ़ोन आया, उनका भी हौसला बहुत बुलंद है और बहुत ही जो है बाहिम्मत है वो लोग। और आपको दवाई क्या दी गई है? कौन सी दवाई आपको दी गई है? मेडिसिन मैंने खुद ही जो है वो पैनाडोल ली थी, पैरासिटामोल और जो है वो जब बुखार था तो अब तो खैर बुखार नहीं है,
और मुझे बुखार के लिए उन्होंने कहा है कि पैरासिटामोल ही इस्तेमाल करें। और दूसरा उन्होंने कहा है कि विटामिन सी अगर आप खा सकते हैं तो खाएं, ताकि जो है वो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे और आप जो है वो बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकें इसका। और फैसल जी साहब, ज़ाहिर है हर एक को अलग अलामात आती हैं। कुछ लोगों को ये भी कहा जाता है कि वो जो सूंघने की सलाहियत है उसमें नहीं फ़र्क कर पा रहे होते, खाने का जायका चला जाता है मुंह से, किसी को बहुत सख्त बुखार होता है, दूसरी अलामात होती हैं। आप इस वक्त खा पी ठीक रहे हैं, जायका ठीक है, खुशबू बदबू का फ़र्क महसूस कर रहे हैं, साथ ही आपकी तबीयत ओवरऑल ठीक है इस वक्त? बिल्कुल नहीं शाहजेब, बिल्कुल बेहतरीन डाइट खा रहा हूँ मैं, और जितनी खाता था उतना ही खा रहा हूँ, वॉक भी कर रहा हूँ, मौका मिल रहा है मुझे लोगों से दूर रहते हुए, डिस्टेंस को रखते हुए, मास्क पहन लेता हूँ और बिल्कुल फिक्र की बात नहीं है। और अभी तक कोई नेगेटिव सिम्टम्स नहीं आए हैं, और बल्कि अभी सिर्फ हल्का सा सर दर्द हुआ है थोड़ी देर पहले, बाकी पिछले 3 दिन से कोई मुझे सिम्टम्स नहीं थे और बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। और आज थोड़ा सा हेक्टिक रहा, थोड़ा सा ये आए और सुबह से मीडिया वालों से बातचीत हो रही है, लोगों से, फैमिली वालों से, इसकी वजह से थोड़ी थकन की वजह से सर दर्द है, बाकी कुछ भी नहीं है। फैसल साहब, हम आपकी सेहत के लिए दुआ गो हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, फैसल ईदी की गुफ्तगू आपने सुनी। और फैसल ईदी जो बात कर रहे हैं वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा अहम है कि इस बात को समझिए कि अगर आप में अलामात हैं तो आपको घर पर नहीं बैठे रहना है, आपने फौरी तौर पर जाकर अस्पताल में अपना टेस्ट कराना है, क्योंकि अगर आप देर करेंगे तो फिर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है और फिर शायद आपको वेंटिलेटर तक की सूरत हाल का सामना करना पड़ जाए। क्योंकि दुनिया भर में जहाँ जहाँ कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी आई है, वहीं अमवात में भी इजाफा हो रहा है। और दुनिया के कई ममालिक में कोरोना वायरस की वबा के बाद अमवात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, मगर उनकी वजूहात का पता नहीं चल सका है। अमेरिका में न्यूयॉर्क तक में जो अमवात हैं, अब ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग घर पर मर रहे हैं, इस शरह में इजाफा हो गया है। जबकि कई ममालिक पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो कोरोना से होने वाली अमवात के दुरुस्त शुमार पेश नहीं कर रहे हैं, उन्हें छुपा रहे हैं। इस हवाले से अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में तुर्की के हवाले से रिपोर्ट शाया हुई है, जिसके मुताबिक इस्तांबुल में होने वाली अमवात में इजाफा इस बात का इशारा है कि तुर्की बड़े पैमाने पर फैलने वाली कोरोना वायरस की वबा को छुपा रहा है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक सरकारी डेटा के मुताबिक 20 अप्रैल तक तुर्की में कोरोना के मुसद्दिका केसेस की तादाद 90,000 से ज्यादा हो चुकी है। 2,140 अमवात हुई है, मगर अखबार के मुताबिक अमवात की ये तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है। इस हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस्तांबुल में अमवात से मुतालिक जमा किया गया डेटा इस तरफ इशारा करता है कि तुर्की इस आफत से कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर मुतासिर होने जा रहा है, जो कि उसके सरकारी एदाद-ओ-शुमार में बताए जा रहे हैं। अखबार के मुताबिक इस्तांबुल में 9 मार्च से 12 अप्रैल के दौरान 2100 अमवात ज्यादा हुई हैं, जो कि गुज़िश्ता 2 सालों में इसी अरसे के दौरान होने वाली औसत से जायद हैं। और इस अरसे में पूरे तुर्की के दौरान होने वाली अमवात से भी कहीं ज्यादा हैं, जो कि 9 मार्च से 12 अप्रैल के दौरान गुजरे 5 हफ्तों की तारीखी औसत से 30% जायद अमवात बनती हैं। इस हवाले से जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के माहिरीन के मुताबिक अप्रैल के इब्तिदाई 2 हफ्तों में इस्तांबुल में अमवात की शरह औसत से 50% जायद थी। अमवात की शिद्दत में ये इजाफा तशवीशनाक है और वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि इसका ताल्लुक कोरोना वायरस की वबा से है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में मार्च और अप्रैल के दौरान अमवात में गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में इजाफा हुआ है और अमेरिकी अखबार के मुताबिक 2100 अमवात ज्यादा हुई हैं और माहिरीन समझते हैं कि इसकी वजह कोरोना वायरस हो सकती है। जबकि तुर्की के सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस से अब तक 2,140 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि अमेरिकी अखबार के मुताबिक गुज़िश्ता 5 हफ्तों के दौरान सिर्फ इस्तांबुल में 2100 अमवात ज्यादा हुई। अहम बात यह है कि इस तरह की अमवात में इजाफा सिर्फ तुर्की में नहीं हो रहा है। उसके ये कहा जाए कि तुर्की में अमवात तो हो रही हैं, मगर तुर्की छुपा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के फैलने के बाद से दुनिया भर में ऐसी अमवात रिपोर्ट हो रही हैं जिनकी वजह मालूम नहीं हो सकी है। इस हवाले से जो डेटा है वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने ही दुनिया के 11 ममालिक का डेटा जारी किया, जहां 28,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, मगर इस तादाद को कोरोना वायरस के फैलाव के दौरान गुज़िश्ता माह हलाक होने वालों में शामिल नहीं किया गया है, जिससे पता चलता है कि कोरोना वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद से मुतालिक सूरत हाल बदस्तूर गैर वाज़ेह है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक स्पेन में 9 मार्च से 5 अप्रैल के दौरान अमवात में 19,700 का इजाफा हुआ है, जो कि इस अरसे में होने वाली औसतन हलाकतों से 66% जायद है। यानी जो पहले हलाकतें होती थी उससे 66% ज्यादा लोग इस अरसे में मरे हैं। उनमें से 12,401 तो कोरोना से हलाक हुए जिनका पता है, जबकि 7,300 अमवात कैसे हुई ये नहीं पता चल सका है। इसी तरह बरतानिया और वेल्स में 7 मार्च से 10 अप्रैल के दौरान 16,700 अमवात हुई हैं, जो कि इस अरसे में होने वाली हलाकतों से 33% जायद है। यानी पहले होने वाली हलाकतों से 33% ज्यादा लोग मरे हैं। अब उनमें से 10,335 को तो कोरोना से
ने जान ली है उनकी, जो पता चल गया, जबकि 6,300 अमवात की वजह सामने नहीं आ सकती है। फ्रांस में 9 मार्च से 5 अप्रैल के दौरान लिए गए डेटा के मुताबिक 13,100 अमवात ज़्यादा हुई हैं, जो कि 28% ज़्यादा है। उनमें से 8,059 अफराद कोरोना से हलाक हुए और 5,100 अफराद की अमवात की वजह सामने नहीं आ सकी। न्यूयॉर्क में 11 मार्च से 18 अप्रैल के दौरान अमवात में इजाफे की शरह सबसे ज़्यादा रही, जो 17,200 है और आम हालात में 298% जायद है। उसमें से 13,240 अफराद कोरोना से हलाक हुए, जबकि इसी दौरान 4,000 अमवात की वजूहात सामने नहीं आ सकी। हॉलैंड में इसी अरसे के दौरान 4,000 से ज़ायद अमवात हुई हैं, जो कि गुज़िश्ता अरसे में होने वाली अमवात से 33% ज़ायद है। इसमें 2,166 अमवात कोरोना की वजह से हुई है, जबकि 1,900 अमवात का तयन नहीं हो सका। तुर्की के शहर इस्तांबुल में 9 मार्च से 12 अप्रैल के दौरान 2100 ज़्यादा अमवात हुई हैं। उनमें से 1,006 अमवात कोरोना से हुई, जबकि 1,100 अमवात की वजह का पता नहीं चल सका है। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में भी इस तरह की सूरत हाल देखने में आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जकार्ता में मार्च के महीने में 1,000 अमवात ज़्यादा रिकॉर्ड की गई, जो कि पिछले साल से 1,000 ज़्यादा है, जिसमें से 84 कोरोना से हुई। 900 अफराद की मौत की वजह सामने नहीं आई। बेल्जियम में इसी अरसे के दौरान 2,300 अमवात ज़्यादा हुई हैं। उनमें से 1,447 अफराद कोरोना का निशाना बने, मगर 800 अफराद की मौत की वजूहात सामने नहीं आई। स्विट्जरलैंड में अमवात में इजाफे की शरह 21% जायद हो गई। 1,000 अमवात में इजाफा हुआ, जिसमें से 712 कोरोना से हलाक हुए। 300 अमवात की वजह मालूम नहीं हो सकी। स्वीडन में 1,100 अमवात में इजाफा हुआ है और पता नहीं चल रहा काफ़ी लोगों में कि वो कोरोना से हलाक हुए। कोरोना वायरस के फैलाव के बाद अमवात बढ़ रही हैं और ऐसी अमवात सामने आ रही हैं जिनकी वजूहात का पता नहीं चल सका है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान और भारत में शरह अमवात कम है। हालांकि दुनिया का बड़ा हिस्सा इस वक्त पाकिस्तान और भारत में रहता है। इस हवाले से बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्टिंग में कमी की वजह से असल सूरत हाल अब तक वाज़ेह नहीं हो सकी, और अगर ये दोनों ममालिक केसेस को अहमियत नहीं दे रहे तो इसका मतलब है कि अमवात का भी दरअसल दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा है। ये बात इसलिए भी अहम है कि सिंगापुर जैसा मुल्क, जहां 23 जनवरी को कोरोना का पहला केस आया था, उसने टेक्नोलॉजी और अपने ट्रैकिंग के निज़ाम की वजह से इब्तिदा में वायरस का फैलाव रोक दिया था। वहां केसेस की तादाद बढ़ने लगी है। गुज़िश्ता दिनों वहां केसेस की तादाद डबल होकर अब 8,000 पहुंच गई है। हालांकि सिंगापुर की मिसालें दी जा रही थी कि वहां केसेस कंट्रोल में आ गए हैं। पंजाब में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस वक्त केसेस हैं, मगर शरह अमवात कम है। खैबर पख्तूनख्वा में 5% की शरह अमवात है। 74 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। इसकी वजह क्या है कि खैबर पख्तूनख्वा में बाकी सूबों से ज़्यादा शरह अमवात है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक से ज़ाहिर है ये कम है। हमारे साथ तैमूर सलीम खान झगड़ा साहब मौजूद हैं, वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा। तैमूर सलीम खान साहब, बहुत शुक्रिया। सब क्या वजूहात हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा शरह अमवात है दूसरे सूबों के मुकाबले में? क्या लोग अस्पताल देर से आ रहे हैं, वो छुपा रहे हैं, डरते हैं अस्पताल जाने से, या कोई और वजह है? क्या वजह आप अभी तक अंदाज़ा लगा पाए हैं? हमने पहले इस पे बात की है कि जो टेस्टिंग जितनी होती है शरह अमवात, उस पर आपको जो नंबर आता है वो डिपेंड करता है। तो एक्चुअली तो शरह अमवात जो जिस भी सूबे की आ रही है एक्चुअली लो होगी। हमारी टेस्टिंग पहले कम हुई है तो हमारा फिगर हाई लगेगा, लेकिन जो सच है कि जो सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई है वो खैबर पख्तूनख्वा में हुई है। इसकी काफ़ी तफ्तीश की है और 2-3 वजूहात पोटेंशली सामने आते हैं। नंबर 1, मुझे नहीं पता कि पूरे पाकिस्तान में जो रिकॉर्डिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो एक जैसे हैं या नहीं। हमने अपनी तरफ से जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट आया है और इसमें जो हमारी 74 डेथ्स थी कल तक, उसमें कोई 10 से 15 तक, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, वो लोग थे जिनको हमने डेथ के बाद टेस्ट किया, लेकिन हमने उन सब को कोविड रिलेटेड डेथ डिक्लेयर किया। दूसरी चीज़ जो मेरे ख्याल में शायद ज़रूरी है कि जो थियरीज चलती है कि पाकिस्तान में शायद डिजीज़ फैले नहीं, हमारा ये ख्याल है, हमने डेटा ये देखा कि जो पिछले 3 महीनों में जितने लोग मिडल ईस्ट से पाकिस्तान आए थे, क्योंकि उनकी हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे थे, तो खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब और सिंध दोनों से ज़्यादा लोग सऊदी से, यूएई से, बाकी मिडल ईस्ट से आए थे। और ये हमें ये इंडिकेशन दे सकता है कि हो सकता है कि जिस वक्त में पूरे मुल्क में टेस्टिंग नहीं हो रही थी तो जो हिडन स्प्रेड था वो खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा था, जिसकी एक और इंडिकेशन ये भी आपको नज़र आती है कि शायद हमारा वो वाहिद सूबा है जिनके तमाम अजला में कोई ना कोई केस आया है, विच वुड लीड टू द सेम इंडिकेशन। लेकिन आई थिंक ओवरऑल इसका मतलब यही कि ये डिजीज़ फैलता है, जल्दी फैलता है, और जो इसमें वल्नरेबल लोग होते हैं, क्योंकि हमारी जो 80% से ज़्यादा डेथ्स हुई हैं वो 60+ एज के लोगों की हुई है,
तो वो काफ़ी ज़्यादा एट रिस्क है। असद, मुझे एक और बात भी बताइएगा, क्योंकि क्या ऐसा है कि लोग डर रहे हैं और बिल्कुल आखिरी में जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है उस वक्त अस्पताल जाते हैं, जिसमें सर्वाइव करने के, जिंदा बचने के चांसेस कम हो जाते हैं? क्या इस वजह से रेट ज़्यादा है? वैसे दुनिया भर में कहा जा रहा है कि लोगों के घरों में भी अमवात हो रही है क्योंकि लोग नहीं जा रहे हैं। हमने बहुत सारा डेटा सामने रखा है और दुनिया में सवाल भी उठ रहा है कि तकरीबन दुनिया की आबादी का 5वां हिस्सा पाकिस्तान, इंडिया में रहता है। वहाँ पर इस वक्त अमवात कम है, शरह अमवात कम है, मगर उसकी वजह ज़ाहिर ये भी हो सकती है कि अभी बिल्कुल पीक नहीं किया, या बहुत सारी वजूहत पर बात हो रही है। आपको क्या वजह समझ में आ रही है कि लोग डर रहे हैं, आखिरी स्टेज में जा रहे हैं? जी, कुछ ऐसे एविडेंस है क्योंकि शाहजेब जैसे आप देख सकते हैं बाकी दुनिया में भी बिहेवियर देख के कि अक्सर फैटेलिटी रेट तब ज़्यादा हाई होता है जब अस्पतालों पे बोझ ज़्यादा बढ़ जाता है। उस स्टेज पे अभी हम नहीं हैं, लेकिन जब हमने ये डेटा देखा है कि लोगों को अस्पताल में टाइम कितना मिल रहा है, तो यकीनन जो एवरेज पेशेंट लेंथ है अस्पताल में वो 2 से 3 दिन का है। तो ये ज़रूर हो सकता है कि लोग लेट आए। ये मैं नहीं कह सकता, और हमें ये रिसर्च करना पड़ेगा कि वो आया इसलिए कि लोग डर के मारे नहीं आ रहे। कल्चरल है, लोग जनरली यहाँ पे अस्पतालों से दूर रहते हैं, और कुछ जो हमारे इस कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं वो भी ये कहते हैं, और उनको कहना चाहिए क्योंकि हज़ारों लोग इन्फेक्ट होते हैं, कि सिर्फ उन लोगों को अस्पताल आना चाहिए जब उनको ज़रूरत हो। लेकिन इसको ज़रूर देखना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में कि जहाँ पे ज़रूरत हो अस्पतालों को एंटरटेन करना पड़ेगा। इसमें एक और बिहेवियर ज़रूरी है। एक दो केसेस हमने ऐसे देखे जहाँ पे एक अस्पताल दूसरे को रेफ़र करता है, और यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि चूँकि पूरे सूबे में एंड आई एम श्योर कि बाकी मुल्क में भी हर कोने में अस्पताल इक्विप हुए, ये भी ज़रूरी है कि जहाँ पे पेशेंट आए वो पेशेंट वहाँ पे ही ट्रीट हो। बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। दुनिया में कल जो मई का कॉन्ट्रैक्ट था तेल की कीमतों का, वो -$37 फी बैरल तक गया, क्योंकि रखने की जगह नहीं थी। जो थी वो महंगी इतनी हो गई थी कि तेल से ज़्यादा जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो महंगी हो गई थी। अब जो जून का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी तेज़ी से गिरा है। $11 फी बैरल तक की जो कीमत है वो कुछ देर पहले तक टच कर चुका है। पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है, दुनिया को कहीं नुकसान भी है। ये मार्केट में हो क्या रहा है, और क्या पाकिस्तान ख़रीद भी रहा है या नहीं ख़रीद रहा है, कैसे ख़रीद सकता है, सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे इसके बाद। कल जो हुआ वो तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया था। ये बात तो तय थी कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया गैर मामूली हालात का शिकार होगी, लेकिन इस तरीके से होगी ये किसी ने सोचा नहीं था। तेल जिस पर दुनिया के कई अहम ममालिक जंगें लड़ चुके हैं और आज भी पूरी दुनिया का पहिया इसी तेल पर चलता है, उस तेल की कीमत कल मनफी हो गई और तेल की मार्केट ने अपना बदतरीन दिन देखा। तेल की कीमतें मनफी होने के बाद अमेरिका की कई बड़ी कंपनियां अब दिवालिया हो सकती हैं। अमेरिका की ऑयल इंडस्ट्री इस वक्त तबाही की जानिब गामजन है। सऊदी अरब समेत तेल बरामद करने वाले ममालिक की मईशत खतरे से दो चार है। कोरोना वायरस की वजह से तेल की डिमांड इस हद तक गिर गई है कि तेल पैदा करने वाली अमेरिकी कंपनियों के पास तेल रखने की जगह कम पड़ गई। आज मई के कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से तेल की डिमांड इस हद तक गिर गई थी कि तेल रखने की जगह ही नहीं थी और तेल से ज्यादा तेल रखने की जगह की कीमत बढ़ गई। यानी दुनिया में तेल की कीमतें अभी मनफी नहीं हुई हैं। यानी सिर्फ अमेरिका के तेल की कीमत जो मई के मुआहदे से मुताल्लिक थी वो डिमांड और स्टोरेज ना होने की वजह से मनफी हो गई थी। कल जून का कॉन्ट्रैक्ट $20 फी बैरल पर ही ट्रेड होता रहा था। ब्रेंट ऑयल $26 फी बैरल पर ही ट्रेड होता रहा था, मगर आज ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्रैश करते नजर आए। आज जून का कॉन्ट्रैक्ट 45% गिर चुका है। $11 फी बैरल पर इस वक्त प्राइस ट्रेड हो रही है। ब्रेंट ऑयल 25% गिरकर $19 फी बैरल पर आ चुका है। ये तारीखी रेट है, लेकिन तेल के इस रेट पर भी फरोख्त होना अमरीकी मईशत के लिए तबाहकुन है, दीगर मईशतों के लिए तबाहकुन है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक $30 फी बैरल पर जब अमरीकी तेल बिक रहा था तब भी सूरत हाल खराब थी, लेकिन जब कीमतें $20 और $10 तक पहुंच जाएं तो ये एक डरावना ख्वाब है। जब वक्त अच्छा था तो अमेरिका की तेल की कंपनियों ने कर्जा लेकर बड़ी सरमायाकारी की और इस तारीखी गिरावट के बाद वो कंपनियां इस माली बहरान का बोझ नहीं उठा सकेंगी। CNN के मुताबिक अगर अमेरिकी तेल की कीमतें $20 तक बरकरार रहती हैं तो 2021 तक
अमेरिका की तेल की सनद से जुड़ी 533 कंपनियां दिवालिया होने की दरख्वास्त दायर कर देंगी। और अगर तेल की कीमत $10 फी बैरल तक चली जाती है तो 1001 कंपनियां 2021 तक दिवालिया होने की दरख्वास्त दायर कर देंगी। यानी सूरत हाल ऐसी रही तो अमेरिका की ऑयल इंडस्ट्री के लिए तबाही ही तबाही है। सिर्फ यही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी तेल जखीरा करने वाली कंपनी ने ऐलान कर दिया है कि तेल जखीरा करने के लिए जितनी भी जगह मौजूद थी वो सब खत्म हो चुकी है, बिक चुकी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ओपेक ने ऐलान किया है कि खरीदारों की तरफ से दुनिया भर में हमारे टर्मिनल्स पर जो तेल रखा जाता था अब उसकी सलाहियत मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, क्योंकि मजीद जगह नहीं है। और सिर्फ हमारे पास नहीं बल्कि कई ऐसी दीगर कंपनियां जिनके पास तेल जखीरा करने की जगह मौजूद नहीं है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इंडोनेशिया से लेकर मैक्सिको तक कंपनियां तेल को जखीरा करने के लिए जगह ढूंढ रही हैं। समंदरों पर जगह ना होने की वजह से टैंकरों पर तेल लाद लाद कर पार्क किया जा रहा है, जबकि यूरोपीय ममालिक के दरमियान जो समंदर मौजूद है वहां चंद बहरी जहाज कई दिनों से तेल लेकर घूम रहे हैं, कोई इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ओपेक, जिसके पास दुनिया भर में तेल जखीरा करने के 3 बड़े हब मौजूद हैं, जिसमें सिंगापुर, रोटरडैम और फुजेरा शामिल हैं, वो मार्केट में खरीदारों की तरफ से तेल की फौरी अदायगी और उसे स्टोर करके फायदा हासिल करती है। यानी जब सस्ता हो तो तेल स्टोर कर लिया जाता है और महंगा हो जाए तो बेचकर मुनाफा कमाया जाता है। बहुत से खरीदार ये करते हैं। अब उसके पास भी स्टोरेज की कोई जगह मौजूद नहीं है। वो चाहते हैं कि मजीद स्टोर करें। इस वक्त बहुत सस्ता तेल मिल रहा है मगर उनके पास जगह नहीं है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक डीजल, जेट फ्यूल और गैसोलीन की मार्केट गिर चुकी है। यानी ये सब कुछ यूरोप में सस्ते दामों पर फौरी अदायगी पर बिक रहे हैं और जो खरीदार हैं उनके लिए ये मौका हाथ आ गया है कि वो मुस्तकबिल में इन पेट्रोलियम मसनूआत को महंगे दामों फरोख्त करके फ़ायदा हासिल करें। जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उसके पास मौका है मगर किसी के पास तेल खरीदने की गुंजाइश नहीं है। इस वक्त जहाज़ अपने एयरपोर्ट्स पर खड़े हैं, वो फ्लाई नहीं कर रहे, एयरलाइंस उड़ नहीं रही हैं, जिसकी वजह से इस वक्त कोई नहीं है जिस तेल को खरीदे। मगर तेल ज़खीरा करने की गुंजाइश इस वक्त कैसे पैदा हो? जो खरीदार हैं वो अपने अपने टैंकर्स के जरिए तेल को ज़खीरा करने की जगह ढूंढ रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में तेल की डिमांड मार्च तक 30% तक गिर चुकी थी, लेकिन मार्च के शुरुआती हफ्तों तक दुनिया भर में तेल की सप्लाई तेज़ी के साथ होती रही, जबकि ओपेक और दीगर तेल पैदा करने वाले ममालिक की तरफ से जो तेल की सप्लाई कम करने का मुआहदा हुआ, एक तो वो बहुत देर से हुआ। रूस और सऊदी अरब की लड़ाई में तेल की कीमत गिरती रही, डिमांड कम होने की वजह से तेल जमा होता रहा। सऊदी अरब ने सप्लाई और बढ़ा दी तो स्टोरेज की जगह और ख़त्म होती रही क्योंकि डिमांड ही नहीं। और फिर सप्लाई कम करने का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदा कराया तो एक तो बहुत देर हो चुकी थी, दूसरा सप्लाई 10 मिलियन बैरल से कम की गई मगर दुनिया की डिमांड 30 मिलियन बैरल से कम हो गई थी। यानी 100 मिलियन बैरल से घटकर दुनिया सिर्फ 70 मिलियन बैरल की डिमांड पर आ गई थी। हालत यहाँ तक पहुँची है कि अमेरिकी रियासत ओक्लाहोमा का शहर कशिंग, जिसकी आबादी 10,000 है और जो तेल ज़खीरा करने और ऑयल रिफाइनरी की वजह से पहचाना जाता है, वहाँ भी तेल रखने की जगह ख़त्म हो गई है। रॉयटर्स के मुताबिक जो अमेरिका में तेल ज़खीरा करने का सबसे बड़ा हब समझा जाता है ये शहर, गुज़िश्ता हफ्ते तक उसकी 70% स्टोरेज की जगह भर चुकी थी और ख़रीदार कह रहे हैं कि अगले 2 हफ्तों तक यहाँ पर स्टोरेज की कोई जगह नहीं बचेगी, यानी 100% कैपेसिटी पर चला जाएगा। आज तेल की मार्केटें दरहम बरहम हो चुकी हैं। रूस और सऊदी अरब का इसमें एक अहम किरदार है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी मुदाखलत के बाद में रूस और सऊदी अरब के दरमियान तेल की पैदावार कम करने का मुआहदा हुआ, मगर तेल पैदा करने वाले ये दोनों बड़े ममालिक अब भी तेल की मार्केट्स पर अपनी उजारादारी कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर से सऊदी अरब एक दूसरे की मार्केट को ये टारगेट कर रहे हैं। एक तरफ तेल की कीमतें क्रैश हो रही हैं, तेल को ज़खीरा करने की जगह नहीं है, दूसरी तरफ ये अभी भी बाकायदा तौर पर एक दूसरे की मार्केट को टारगेट कर रही हैं। रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब एशियन मार्केट को हदफ बना रहा है, जहां तेल की डिमांड सुस्त होने के बावजूद भी बरकरार है, जबकि एशियन मार्केट में रूस अपनी पाइपलाइन के जरिए अपने तेल की पैदावार का बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट करता है और अब वो सऊदी अरब के निशाने पर है। इसी तरह सऊदी अरब यूरोप में अपने कदम जमाने की भी कोशिश कर रहा है और ये वो खित्ता है जहां पर रूस के कदम मजबूत हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इटली, तुर्की, यूनान, फ्रांस और पोलैंड में सऊदी अरब के तेल की सप्लाई तेज़ होंगी और ये ममालिक रूस के तेल के मुस्तकिल खरीदार हैं। रॉयटर्स के मुताबिक यूरोप और एशिया में खरीदारों को अपनी तरफ खींचने के लिए सऊदी अरब ने उन्हें पेशकश की है कि वो तेल की डिलीवरी की अदायगी 90 दिन बाद कर सकते हैं, जबकि रूस को इन मार्केट्स पर एडवांटेज इसलिए हासिल है क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपोर्ट्स पाइपलाइंस के जरिए करता है और उसे सऊदी अरब की तरह टैंकर्स और डिलीवरी पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। बहरहाल कोरोना वायरस के साथ साथ सऊदी अरब और रूस की लड़ाई तेल की कीमतों पर असरअंदाज हो चुकी है। अमेरिका जैसे ममालिक में इंडस्ट्रियाँ तबाही की जानिब गामजन हैं, जबकि कुछ ममालिक इस हवाले से मुस्तफीद हो सकते हैं, जहाँ एक तरफ दुनिया परेशान है कि तेल कहाँ रखा जाए, डिमांड कम हो चुकी है
वहीं चीन मुसलसल तेल खरीद रहा है। न सिर्फ खरीद रहा है बल्कि चीन ने अपनी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स दुगना कर दिए हैं। रॉयटर्स के कॉलम निगार क्लाइड रसल के मुताबिक एदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि जनवरी से लेकर मार्च तक चीन ने जो तेल दरामद किया है उसमें से 2 मिलियन बैरल्स रोजाना चीन ने रिफाइनरीज को नहीं भेजा, जबकि 2019 तक यह मामला 1 मिलियन बैरल तक खड़ा था। इसका मतलब यह है कि चीन ने तेल से मुतालिक अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को दुगना तक बढ़ा दिया है। वो तेल तो खरीद रहा है मगर रिफाइनरीज को नहीं भेज रहा है क्योंकि आगे तेल की डिमांड कम है और वो उसको अपने रिजर्व्स में इकट्ठा कर रहा है। आम बात यह है कि कोरोना वायरस की वजह से जो डिमांड में कमी आई है उसके बावजूद चीन ने अपनी तेल की दरामदाद में कमी नहीं की, यानी चीन तेल इंपोर्ट करके अपने स्टोरेज में बढ़ा रहा है। पहले की तरह ज़ाहिर दरामदाद नहीं है मगर उतनी कमी नहीं आई है जितने की तवक्को की जा रही थी। अलास्का, कनाडा और ब्राज़ील जैसे ममालिक से सस्ते दामों पर चीन स्पॉट बाइंग कर रहा है, यानी फौरी अदायगी करके डिलीवरी ले रहा है। यानी चीन जैसा मुल्क इस बहरान की सूरत में फ़ायदा उठा रहा है। चीन की मईशत सुस्तरवी का शिकार है, सुकड़ रही है, मगर अपने मुस्तकबिल के बारे में वो तेज़ी से इस वक्त खरीदारी कर रहा है। पाकिस्तान के लिए भी सुनहरी मौका है, मगर क्या पाकिस्तान तैयारी कर रहा है? नहीं कर रहा है। हमने नदीम बाबर साहब को इस हवाले से दावत दी थी। जब 1 महीने पहले तेल की कीमतें $30 फी बैरल के आसपास आई थी तो उस वक्त उनसे पूछा गया कि क्या तेज़ी से आप बाय कर रहे हैं, तेज़ी से तेल पाकिस्तान खरीद रहा है ताकि मुस्तकबिल ताकि इसका फ़ायदा उठा सके, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश यही है कि हम जितना मुमकिन हो सके प्रैक्टिकली हम कुछ अपनी परचेजेस को हेज कर लें आजकल के एनवायरनमेंट में। और हेजिंग में 2-3 चीज़ें हमें जहन में रखनी पड़ती हैं। मसलन कि आज अगर लेट्स से $32 चल रही है तेल की कीमत और हम उसको किसी तरह मैनेज करके फ़िक्स कर लेते हैं 32 पे, कल को अगर ड्रॉप होके 25 पे चली जाए तो फिर सवाल उठेगा कि अच्छा जी आपने फ़िक्स क्यों की, ये तो और नीचे जानी थी। तो वो सेकंड गेसिंग जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा शुरू हो सकती है। तो इसलिए हम जो स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हैं वो कॉल इट इंश्योरेंस पॉलिसी स्ट्रैटेजी। हम कॉल ऑप्शंस वगैरह स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं कि हम एक लेवल से ऊपर जाने को हेज कर लें, लेकिन अदरवाइज़ जो मार्केट में जो प्राइस चल रही है उसका बेनिफिट लें इस लो प्राइस का। जितनी देर हम इसका फ़ायदा उठा सकें हमें उठाना चाहिए और इसको जिस तरह हम स्ट्रक्चर कर सकें इंशाल्लाह हम इसको फुल अटेंशन के साथ अगले चंद दिन में इसको हम कंक्लूजन पे लेके आएंगे। हमारे साथ तजज़ियाकार खुर्रम शहजाद मौजूद है। खुर्रम शहजाद साहब बहुत शुक्रिया, कल भी आपने तफसील से इस हवाले से बात की थी। आज अब ये बताइए, ज़ाहिर पाकिस्तान के पास स्टोरेज की तो इतनी कैपेसिटी है नहीं कि अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बहुत ज़्यादा बढ़ा ले कोई साल के लिए। कैसे पाकिस्तान इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकता है और उठा रहा है या नहीं उठा रहा है? देखें, सबसे पहली बात यह कि जो नदीम बाबर साहब बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखें इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं कि आज जो बाइंग होती है वो 2 तरह से होती है। एक तो स्पॉट बाइंग होती है, एक फ्यूचर बाइंग होती है। फ्यूचर बाइंग में आप जो है वो कॉल ऑप्शन लेते हैं, डेफिनेटली दिस इज राइट टू बाय, यानी कि आपके पास ये हक आ जाता है कि एक खास महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप उसको बाय कर सकते हैं खास प्राइस पे। देखिए इसकी एक कॉस्ट होती है, उसे इंश्योरेंस कहते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह होता है, लेकिन जब वो प्राइसेस नीचे आ जाती है तो वो कॉस्ट आपकी ज़ाया होती है और जब ऊपर जाती है तो आपको फ़ायदा देती है। और अब तो इशू ये है कि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी का भी मसला है। दूसरा जो इशू होता है वो स्पॉट बाइंग का होता है। हम स्पॉट बाइंग भी अगर अभी करते हैं उसमें भी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन हमारे यहाँ स्टोर करने की जगह इस वक्त नहीं है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हमने कभी बिल्ड नहीं किए। हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी तो चार्ज की, लेकिन उसको हमने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स डेवलप करना होता है, जैसे इंडिया ने किया, इंडिया की एक कंप्लीट कंपनी है स्ट्रेटेजिक रिजर्व बिल्ड करने की, जिसकी वजह से आज वो रिजर्व बिल्ड कर रहा है। सिमिलरली चाइना ऐसा कर रहा है और यूएस भी ऐसा कर रहा है। तो स्पॉट बाइंग का ये फायदा होता है। दूसरा जो कॉस्ट होती है, जैसे मैं कह रहा था कि जो फॉरवर्ड की कॉस्ट होती है वो लेट से आज प्राइस चल रही है मिसाल के तौर पे 11 पे आ गई है WTI, और आपका जो ब्रेंट आ गया वो तकरीबन $17-18 पे चल रहा है पर बैरल, और आपका जो बेंचमार्क है वो अरब लाइट है, वो इस वक्त $19 पे चल रहा है। अगर $19 पे आज हेज किया जाता है, यानी कि कॉल ऑप्शन लिया जाता है 3 महीने का, और ये कहा जाता है कि जी 3 महीने की कॉस्ट क्या है, तो कम से कम $5 से $60 शाज़िब उस पर ऐड करने पड़ते हैं वो कॉस्ट इंश्योरेंस की देने के लिए। लेकिन मिसाल के तौर पे यहाँ से प्राइसेस जो है और नीचे चली जाती हैं, तो बात बिल्कुल ठीक है, वो इंश्योरेंस जो है ज़ाया हो जाएगा। ये इसी तरह ही है कि एक्सीडेंट हो या ना हो, आपको इंश्योरेंस भरना पड़ता है। एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे, तो आपको ऑफ कोर्स उसका एक रिटर्न मिलता है। अगर एक्सीडेंट ना हो तो आपको वो कॉस्ट ज़ाया हो जाती है। और अब तो इशू ये है कि हमारे यहाँ फियर फैक्टर भी बहुत बड़ा है कि अगर जो है अच्छा हेज होता है तो उस पर कोई अप्रिशिएट नहीं करता, अगर नीचे चली जाएगी प्राइस उस पर इम्पैक्ट ये होगा कि आपके ऑडिट्स खुल जाएंगे, और नेचुरली वो उसकी वजह से डिसीजन जो है थोड़ा सा डिले होता है, और वो फियर बहुत ज़्यादा होता है। नदीम साहब ने इसको पॉइंट आउट भी किया है।
मतलब तो इस वक्त यानी कि कोई ऐसा फायदा है नहीं जो हम ज्यादा इस सूरत हाल से ले रहे हैं, क्योंकि ये कॉस्ट से क्योंकि कम है, कोरोना वायरस का फैक्टर भी शायद सारी जिंदगी ना रहे, तो बहुत लंबा अरसा तो यहाँ पर प्राइसेस नहीं रहेंगी। देखिए, इसमें एक सिल्वर लाइनिंग क्या है शाहजेब, पाकिस्तान के पास डेफर्ड फैसिलिटी है सऊदी अरेबिया की, तकरीबन 3.25 बिलियन $3.25 बिलियन की जो है वो डेफर्ड फैसिलिटी गवर्नमेंट ने अवेल की थी साल पहले, और वो आज तकरीबन 500-600 मिलियन डॉलर अभी तक मेरे ख्याल में उसमें स्पेंड हुए हैं। देखें, हम क्रूड कितना इंपोर्ट करते हैं, क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं $3.5 बिलियन का हर साल। उतनी ही हमें फैसिलिटी मिली थी, तो क्यों ना आज हम उस फैसिलिटी को यूज़ करें और स्पॉट पे ऐसा ऐसा बाइंग करते जाएं। लेकिन इशू ये है कि आपकी रिफाइनरीज के पास गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंपोर्ट जो है वो बंद की हुई है, और क्रूड जो है आपके रिफाइनरीज के पास पड़ा है, आप लोकली भी जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं, और रिफाइनरी के पास प्रोडक्ट्स भी हैं, तो डिमांड तो आपकी ऑलरेडी 30% डाउन हुई है, तो कोई फायदा नहीं है अभी बाइंग करने का। लेकिन अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि जो भी प्राइसिंग इंटरनेशनल मार्केट में होगी वो लोकल रिफाइनरीज को भी लेनी पड़ेगी, OMCs को भी लेनी पड़ेगी। उसी वजह से एक आम आदमी को फायदा जरूर होगा, क्योंकि प्राइसिंग एटलीस्ट आप इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप क्रूड इंपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं अभी। बहुत शुक्रिया, खुर्रमशद हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हुकूमत गंदम चीनी के बाद पावर सेक्टर की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने लाने का ऐलान कर चुकी है, आज ऐलान कर चुकी है। वफाकी काबीना के इजलास में पावर सेक्टर की तहकीकाती रिपोर्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसके बाद काबीना ने तहकीकाती रिपोर्ट आम करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस रिपोर्ट की बुनियाद पर एक और तहकीकाती कमीशन बनाने की भी हिदायत की। यह कमीशन पावर सेक्टर में मुबैना करप्शन से मुतालिक फॉरेंसिक ऑडिट करेगा और मजीद तहकीकात करेगा। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना में पावर सेक्टर से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट पर ब्रीफिंग के दौरान वफाकी वजीर बराए इक़्तिसादी उमूर खुसरो बख्तियार, वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और मामले खुसूसी नदीम बाबर मौजूद नहीं थे, क्योंकि इन अफराद के मफादात का टकराव का मामला है। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि काबीना ने रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दी और कमीशन बनाया जा रहा है जो 90 दिनों में रिपोर्ट तैयार करेगा। इससे पहले हुकूमत चीनी पर इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर शुगर कमीशन बना चुकी है, जिसकी रिपोर्ट 25 अप्रैल तक आने का इम्कान है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता साल 9 रुकनी कमेटी बनाई थी ताकि बिजली के शोबे में होने वाली बेज़ाब्तियों का सुराग लगाया जा सके। 296 सफ़ात की इस रिपोर्ट में बिजली तैयार करने वाली निजी कंपनियों यानी IPPs के साथ किए गए मुआहिदों पर सवाल उठाया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि इन कंपनियों ने नेपरा को गलत एदाद-ओ-शुमार फराहम करके ज़्यादा टैरिफ तय करवाया और इसलिए इन कंपनियों के साथ टैरिफ दोबारा से तय किया जाए, और इन कंपनियों के फॉरेंसिक ऑडिट की भी तजवीज़ दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते में पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी लागत सबसे ज़्यादा है। मुल्क की ज़्यादातर बरामदी पैदावार का इन्हिसार बिजली पर होता है, इसलिए महंगी बिजली बरामदी अशिया की मालियत पर असरअंदाज होती है। पाकिस्तान की अशिया खित्ते के दूसरे ममालिक के मुकाबले में महंगी हो जाती हैं और फिर हमारा तिजारती खसारा बढ़ जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली की पैदावारी लागत और औसत टैरिफ बुलंद तरीन सतह पर है, इसलिए कमेटी को यह टास्क दिया गया कि पावर सेक्टर के मसाइल की वजूहात का तयन करे। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक पहले IPPs के क़याम से लेकर अब तक के तमाम मुआहिदों का जायजा लिया गया। 1994 की पावर पॉलिसी के तहत 16 कंपनियों ने 50 अरब 80 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की और ये कंपनियां अब तक 415 अरब रुपए की मुनाफा कमा चुकी हैं। और ये मुकम्मल एजाद-ओ-शुमार नहीं है, क्योंकि कमेटी के मुताबिक उन्हें 312 दस्तावेज़ात की ज़रूरत थी, मगर उन्हें नेपरा और ACCP से सिर्फ 275 माली दस्तावेज़ात मिली, जिनकी बुनियाद पर यह एजाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों को 2 से 4 बरस में अपने लगाया गया सरमाया वापस मिल गया और अब ये कंपनियां अपनी सरमायाकारी पर 18 गुना ज़्यादा मुनाफा कमा चुकी हैं। उनमें से 6 कंपनियों ने सालाना रिटर्न ऑन इक्विटी यानी सरमायाकारी में मुनाफा 60 से 79% तक कमाया और 4 कंपनियों ने 40% तक सरमायाकारी में मुनाफा हासिल किया। कमेटी के मुताबिक इतना मुनाफा दूसरे किसी भी कारोबार में किसी भी सेक्टर में दिखाई नहीं देता। खासतौर पर पावर सेक्टर में रिस्क कम है और हुकूमत की तरफ से गारंटीज दी जाती हैं, गारंटीड पेमेंट है। रिपोर्ट के मुताबिक पावर पॉलिसी 2002 के तहत 2934 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट लगाए गए। इन कंपनियों ने 57 अरब 80 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की और ये कंपनियां 8 से 9 साल के ऑपरेशन में 203 अरब रुपए का मुनाफा कमा चुकी। कुछ कंपनियों की सरमायाकारी में मुनाफे की शरह 87% तक है। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 की पावर पॉलिसी के तहत कोयले से बिजली तैयार करने वाली 2 कंपनियों ने पावर प्रोजेक्ट्स लगाए। एक कंपनी 1 साल के दौरान अपनी सरमायाकारी पर 71% मुनाफा कमा चुकी है, जबकि दूसरी कंपनी ने 1 साल में सरमायाकारी का 32% मुनाफा कमाया। गुज़िश्ता 2 सालों में रुपए की कदर में कमी की वजह से इन कंपनियों की सरमायाकारी में मुनाफे की शरह 43% रही, क्योंकि उन्हें मुनाफा डॉलर में मिलता है। इसलिए डॉलर रुपए के मुकाबले में बढ़ा तो रुपए में इन कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ा। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली तैयार करने वाली कंपनियों ने नेपरा को गलत एदाद-ओ-शुमार दिए और ज़्यादा टैरिफ हासिल करके ज़्यादा मुनाफा हासिल किया। 2002 की पावर पॉलिसी के तहत कायम की गई कंपनियों को
फ्यूल के इस्तेमाल से ज्यादा अदायगियां की गई और गुज़िश्ता 9 बरस में 64 अरब 22 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगियां इन कंपनियों को की गई और आइंदा आने वाले सालों में 145 अरब रुपए की और अदायगियां की जाएंगी, जिसका मतलब है कि इन कंपनियों को मजमूई तौर पर 209 अरब रुपए की इजाफी अदायगियां की जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक नेपरा ने मुतल्लिका IPPs की फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर हीट रेट की मंजूरी दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2013 के फ्रेमवर्क के तहत 254 मेगावाट के 8 प्लांट लगाए गए। टैरिफ के तयन के वक्त पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने नेट एनुअल प्लांट कैपेसिटी फैक्टर यानी NACP 45% बताया और नेपरा ने उसकी बुनियाद पर फिक्स्ड कॉस्ट का तयन कर दिया। हालांकि बगैस बेस्ड प्लांट्स जो होते हैं, जो कि चीनी बनाने वाली जो शुगर फैक्ट्रीज हैं, उसमें 45% NACP से ज़्यादा पर काम करते हैं। इस तरह से उन प्लांट्स को इनके अखराजात और अदायगियों से ज़्यादा पैसे दिए गए, यानी अखराजात कम आए थे, मगर जो उन्होंने बताया नेपरा ने वो मान दिए और उससे ज़्यादा पैसे दे दिए। इसके नतीजे में 4 प्लांट्स को 6 अरब 33 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगियाँ की गई। कमेटी ने IPP से मुआहदों का जायजा लेने के बाद लिखा कि इन कंपनियों की अदायगियों का जायजा लेने के बाद 3 नताइज सामने आते हैं और वो ये है कि बिजली पैदा करने वाली कंपनियों का मुनाफा बहुत ज़्यादा है। इन कंपनियों की गलत बयानी की वजह से उन्हें ज़ायद अदायगियाँ की गई हैं और रेगुलेटर ने उस पर तवज्जो नहीं दी। इसलिए ज़रूरी है कि फौरी तौर पर इस मामले को देखा जाए, साथ ही बिजली की पैदावारी लागत में कमी लाकर उसे मुनासिब सतह तक लाया जाए। आगे चलकर कमेटी ने हुकूमत के सामने 2 ऑप्शन रखे हैं। पहला ऑप्शन ये कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की जाए, एक मुआहदे पर पहुंचा जाए जो इस बात को यकीनी बनाए कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान में बिजली के शोबे में माली इस्तेहकाम आ सके। दूसरा ऑप्शन ये दिया गया है कि हुकूमत इन तमाम कंपनियों का फॉरेंसिक ऑडिट करवाए ताकि इन कंपनियों की बेज़ाब्तगियां साबित हो जो इस रिपोर्ट के स्कोप की वजह से वाजे नहीं हो सकी हैं। IPPs की ओवर इनवॉइसिंग, फ्यूल के इस्तेमाल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मिस रिपोर्टिंग के तयन के लिए उनका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। IPPs के हीट रेट का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। इसके अलावा फ्यूल सप्लाईज में मुमकिना किकबैक्स को भी देखा जाए। रिपोर्ट के मुताबिक माजी की इन बेज़ाब्तगियों को हल करने के लिए, बिजली की पैदावारी लागत को मुस्तहकम करने के लिए और बिजली के सारिफीन के लिए काबिल बर्दाश्त सतह पर रखने के लिए ज़रूरी है कि अब तक की गई तमाम इजाफी अदायगियों को इन कंपनियों से रिकवर किया जाए। अमरीकी डॉलर की बुनियाद पर मुनाफे को रुपए की बुनियाद पर मुनाफे में तब्दील कर दिया जाए, जिसके नतीजे में सालाना 150 अरब रुपए की बचत हो सकती है। इसके अलावा टेक और पे मुआहदे का खात्मा किया जाए और उससे टेक एंड पे मुआहदे को की तरफ बढ़ाया जाए। यानी इन बिजली बनाने वाली कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए यकीन दहानी कराई गई थी कि आप बिजली का कारखाना लगा लें और बिजली पैदा करें। अगर किसी मौसम में या किसी और वजह से सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से हुकूमत आपसे बिजली नहीं मिलेगी तो भी आपको पैसे अदा करेगी। मगर अब रिपोर्ट ये सिफारिश कर रही है कि इन मुआहदों को इस शर्त में तब्दील कर दिया जाए कि हुकूमत अगर बिजली खरीदेगी तो ही आपको पैसों की अदायगी करेगी, वरना नहीं करेगी। अगर 1994 या 2002 की पॉलिसी के तहत बनने वाली कंपनियां टेक एंड पे के मुआहदे पर तैयार ना हो तो रिपोर्ट कहती है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इन प्लांट्स को रिटायर कर दे। टेक एंड पे मुआहदे से 150 से 200 अरब रुपए तक की बचत होगी। मुआहदे पर आमदनी डॉलर की जगह रुपए में हो। इसके अलावा कमेटी ने सर्कुलर डेट का भी जायजा लिया है और रिपोर्ट के मुताबिक 2005 और 2010 के दौरान बिजली की पैदावारी लागत में 148% इजाफा हुआ, जबकि 2007 से 2019 के दौरान पावर सेक्टर को 3,202 अरब रुपए की अदायगियां की गई। उनमें से सब्सिडी की मद में 2,860 अरब रुपए की अदायगियां की गई और माली साल 2019 में सर्कुलर डेट में 465 अरब रुपए का इजाफा हो गया, जिसके बाद सर्कुलर डेट 1600 अरब रुपए हो गया। 13 साल के अरसे में मुल्क को 4,802 अरब रुपए का इस रिपोर्ट के मुताबिक नुकसान हुआ। साथ ही पावर सेक्टर की सुस्ती की वजह से सालाना 370 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, ये रिपोर्ट कहती है। इसलिए रिपोर्ट कहती है कि ये अहम है कि 2007 में सरकारी कर्जा जो GDP का 52% था वो 2019 में हुकूमती कर्जा GDP के 85% तक बढ़ गया है। अब हुकूमत और IPPs के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस हवाले से खालिद मुस्तफ़ा की खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक IPPs हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर आमादा हैं, मगर उन्हें हुकूमती TORs पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। IPPs का कहना है कि TORs में कुछ बातें काबिल कबूल नहीं है क्योंकि वो हुकूमत के पावर पॉलिसी का हिस्सा है, जिन्हें खुद मुख्तार जो सोवरेन गारंटी है वो हासिल है। IPPs के एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने द न्यूज़ को बताया कि 2002 पावर पॉलिसी के तहत जब IPPs लगाए गए थे तो फी डॉलर की कीमत 60 रुपये थी, जो बढ़कर अब 160 रुपये तक हो गई है। ये IPPs की गलती नहीं है बल्कि एक्सचेंज रेट से मुतालिक हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों का नतीजा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।